नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में एक ही नाम चर्चा में है और वो है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा आतंकी संगठन जिसने कानून की गलियों में अपना रास्ता देखा और गैर कानूनी ताकत हासिल की। केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 22 और 27 इन दो रेड्स में लगातार बहुत कुछ उनके ठिकानों से मिला। अगर 22 तारीख की बात करें तो 93 ठिकानों पर एक साथ 15 राज्यों में सर्चेज हुई, 106 लोग अरेस्ट हुए, अलग अलग तरीके से अरेस्ट हुए। ईडी ने और एनआईए ने अरेस्ट किया। लेकिन पीएफआई इतना ताकतवर संगठन बन कैसे गया? कानून के बारे में अगर आप देखेंगे, कानून को धता बताते हुए हर एक राज्य में, जिन भी राज्यों में उसका प्रभाव था, लगभग 17 राज्यों को गिना जाता है जिनमें पीएफआई सक्रिय रूप से काम कर रहा था। वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर एक संगठन जिसके बारे में कई हाईकोर्ट्स ये कहते हैं और उसमें सरकार दावा करती है कि ये सिमी का रूप है, और वो साफ तौर पर उसके जो उनके हेड्स हैं वो सिमी से रिश्ता रखते थे, फिर भी ये संगठन इतना किस तरह फल फूल गया कि 2047 के प्लान की बात करता है, यानी जो इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का एक पूरा प्लान है उसकी बात करता है। आज हम इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये किस तरह से तैयार होता है। अगर जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसने शुरुआत ज़मीन से की हो और अपना काडर तैयार किया और तब वो सामने आया हो। नहीं, पीएफआई कई इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों का एक मिला जुला रूप था। और अगर हम लोग गौर करते हैं कि 9 दिसंबर 2006 को जब पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो साउथ इंडिया के 3 मुस्लिम ग्रुप्स थे, फंडामेंटल आउटफिट थे, जिनको नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट है, जिसको एनडीएफ जाना जाता है, और ये केरल का संगठन था, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, ये केडीएफ के तौर पर है, जो केएफडी जो कर्नाटका का, ये कर्नाटक का संगठन था, एंड मनीथा निथि पसाराई ये एमएनपी के तौर पर तमिलनाडु का था। इन तीनों ने मिलकर साउथ इंडिया काउंसिल के तौर पर एक बेंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसको एनडीएफ ने 2004 में किया था, उसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तौर पर इस्टेब्लिश किया। अब आप इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से थे और उनका क्या भूमिका थी? अगर आप देखते हैं एनडीएफ क्या था, तो एनडीएफ 1993 में बना था केरला में, जिसको रेजिस्टेंस ग्रुप के तौर पर, यानी वो कहा गया कि चैलेंज करेगा संघ परिवार को। और केएफडी यानी कर्नाटक फ्रंट ऑफ फॉर डिग्निटी ये 2005 में बना, जो जिसका दिखाने के लिए जो उद्देश्य था वो साफ तौर पे था अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट में था। लेकिन ये इंडोक्ट्रिनेट करता था, यानी रेडिकलाइज करता था अपने लोगों को जिहाद के लिए, फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम टेररिज्म। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों संगठन केएफडी और एनडीएफ दोनों अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग देते थे, जिसमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, लाठी का इस्तेमाल है और अनआर्म्ड कॉम्बैट है। ये 1993 से ये लोग उसको ट्रेन कर रहे थे अपने लोगों को। और जो एमएनपी था उसको जो 2001 में अंडर द नेम ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स बाई मोहम्मद ने इसको 1999 में कहा था। और इसका भी कारण यही था कि रिटेलिएट करे, यानी मुस्लिम्स के लिए जो डिनेग्रेट करते हैं इस्लाम को और हिंदुओं पर। अब इसने जब अपने आप को पीएफआई ने शुरू किया तो उसने किस तरह से शुरू किया? उसने अपने सारे कैडर्स को इस तरह से तैयार किया कि वो जो बिना हथियार के मार्शल आर्ट और डिफेंसिव ऑफेंसिव टेक्निक सीख सके। और उसने उसके बाद एक्शन स्क्वाड बनाए जो कि बदला लें किससे? एनिमी से। और एनिमी पीएफआई के तौर पर अगर आप देखते हैं, जिस शरिया आधारित संस्थान की वो बात करता है, तो उसमें गैर मुस्लिमों को दुश्मन के तौर पर चित्रित किया जाता है। और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई। ये इस तरह का संगठन नहीं है जैसा आपने सिमी में देखा। सिमी का जो सिमी पर बैन लगा, उसके बाद उसके लोगों ने जिस तरह से इंडियन मुजाहिदीन तैयार किया था, वो एक अलग दस्ता था और उसमें सेलेक्टेड लोग थे। लेकिन इसने उससे सबक लिया, मतलब जिस तरह से सिमी के मेंबर्स इसमें पहुंचे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया, वो पीएफआई में दिखाई देता है।
सोशियो इकोनॉमिक इशू उठाएंगे मुसलमानों के और ग्रास रूट लेवल पे और सेकुलर नेम रखेंगे। यानी इसने पहले से तय किया कि हमको किस तरह से अपने आप को कानून की आंखों से बदल कर रखना है, सीधे तौर पर आना नहीं है, अपने ऊपर एक मुखौटा तैयार करना है। और वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है जब आप देखते हैं कि वो किस तरह से मुस्लिम्स, दलित और बैकवर्ड सेक्शन को, यानी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा जिसको वो फ्रीडम, जस्टिस और सिक्योरिटी देगा, लेकिन उसको बेसिक काम था कि कम्युनलाइज कर सके, रेडिकलाइज कर सके मुस्लिम्स को और टारगेट कर सके जो भी उसके एजेंडे के खिलाफ खाने हो। और पीएफआई के जो नाम थे वो, अगर आप हम देखते हैं कि पीएफआई कैसे सिमी का पार्ट है। 2012 में केरल गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट में साफ तौर पर घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिमी के लोग हैं जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया। और अगर आप गौर करते हैं तो मैं कुछ नाम आपको बता सकता हूं कि EM अब्दुल रहमान, फॉर्मर चेयरमैन, E अबू बकर, मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, P कोया, मेंबर एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तीनों लोग जो संस्थान के टॉप पर बैठे थे वो सिमी के मेंबर थे। और जो पीएफआई का जो प्रेडिसेसर था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, वो भी सिमी के लीडर्स के लोग, सिमी के लीडर्स उसमें शामिल होते थे। और सिमी को 2001 में आपको मालूम है जब बैन कर दिया गया था, उसके बाद इन लोगों ने पूरे जोड़ शोर के साथ एक ऐसा संगठन जिसको कानून के आंखों से बचा कर रखा जा सके और अपना एजेंडा फैलाया जा सके। ये वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जान लीजिए कि जब पीएफआई को तैयार किया गया तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ आया। 13 मेंबर्स की एक कमेटी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहलाती है। उसके बाद नेशनल जनरल बॉडी है जिसमें तमाम राज्यों के हैं, तो 13 मेंबर हैं जो फैसला लेते हैं। और मल्टीपल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किए गए, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशंस का काम कुछ और है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का काम कुछ और है। इस तरह से आप कानून की नज़रों में धोखा है। अब हम इसको देखते हैं इसकी वायलेंट इंडोक्ट्रिनेशंस किस तरह थी, यानी पीएफआई का काडर जो है वो किस तरह रेडिकलाइज किया जाता था। उसको उनकी जो ऑथ ऑफ एलिजेंस है वो पीएफआई काडर की है। काडर स्वीर टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर क्रिएशन ऑफ अल्लाह रूल, यानी शरिया के रूल के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को तैयार करती है। और ये ओथ सिर्फ उन्हीं मेंबरों से ली जाती है जिनको जो है रेडिकलाइज कर देते हैं, यानी उनको रेडिकलाइज कर चुके होते हैं और चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से क्या उनके संगठन के लिए काम कर सकता है, उनको पहली ओथ दी जाती है। और कैसे तैयार किया जाता है ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तमाम आतंकी संगठन इसी तमाम वीडियो का सहारा लेते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद डेमोलेशन है, कम्युनल राइट गुजरात के हैं और अदर पार्ट कंट्री में एडिटेड वो मटेरियल लेते हैं और उसमें मुसलमानों के अंदर इस तरह का भाव बनाते हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है। और उसने कुछ सेलेक्टेड कैडर, अब ये कैसे डिफरेंस है, इसने सेलेक्टेड कैडर किया, जो एडिप्ट कैडर था उसमें से उनको एडवांस मॉड्यूल में छापा जो राइट कोर्सेज करते हैं, वेपन हैंडलिंग करते हैं और फ्रॉम पार्ट ऑफ हिट स्क्वाड या सर्विस टीम बनाई गई। वो ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह बनाई। और ये एक इंटेरोगेशन में ईडी की एक इंटेरोगेशन 2020 में हुई जो रऊफ से, फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का था रऊफ शरीफ, उसने बताया कि पीएफआई ऐसे सीक्रेट रिलीफ विंग चलाता है जो एग्जीक्यूट करती हैं रिवेंज अटैक। आरएसएस के सेलेक्टेड लीडर्स पर वो रिवेंज अटैक करते हैं। आपने देखा होगा केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक हो, उनमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं की चुन चुन कर हत्या हुई। उसके लिए बाकायदा एक टारगेट ग्रुप उन्होंने तैयार किया हुआ था। ये बार बार इन्वेस्टिगेशन से आता है। अगर हम इसको देखें, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग से तैयार किया गया जो ट्रेंड करता है सेलेक्टेड काडर को। वो क्या करते हैं, वो लीडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो हिट स्क्वाड में शामिल होते हैं, यानी जो सिक्योरिटी कर रहे हैं वही लोग शूटर भी होते हैं। जो आइडेंटिफाइड काडर जो है ट्रेनिंग के लिए उनको आगे डिफेंसिव टेक्निक दी जाती है, काउंटर अटैक, तलवार, चाकू और जो क्रूड बम है उनके इस्तेमाल की एक बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि इन्वॉल्वमेंट क्या है, अगर वायलेंट एक्टिविटीज़, पुरानी बातें नहीं करते, हालांकि 2010 का टीजे जोसेफ का जो केस है, जो मल्लापुरम में एक स्कूल में इंग्लिश का प्रोफेसर थे जिसने कहा था, उसका थोड़ा जिक्र करेंगे। लेकिन पीएफआई की वायलेंट हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री पर गौर करेंगे शुरू से, ये सरकार ने क्योंकि ये अलग सवाल हो सकता है,
1400 क्रिमिनल केस उसके ऊपर अलग अलग उसके कार्डर पीएफआई और उसके एफिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर हैं पूरे कंट्री में, जिसमें यूएपीए के अंदर केस हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंडर केस है, आर्म्स एक्ट के अंदर केस है। पीएफआई ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री लाइक ड्रिल वेयर इन पार्टिसिपेंट आर ट्रेन टू यूज क्रिमिनल फोर्स, यानी आपराधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सर्टेन रिलीजियस ग्रुप विच आर परसिव्ड एनिमी, यानी उसने पीएफआई ने पूरा जो कार्डर तैयार किया। अगर आप देखेंगे पीएफआई बहुत लंबे समय से जो इस्लामिक जो टीचिंग सेंटर्स हैं, मदरसेज और उन सब में वो सहायता के नाम पर घुसता था और उन बच्चों को ये ट्रेंड करता है कि इस्लामिक लोगों के दुश्मन कौन है, और उसमें वो हिंदुओं को, ईसाइयों को, उन सबको इस्लामिक दुश्मन के तौर पर उन बच्चों के जहन में भरता है। उन्हीं में से वो सेलेक्ट करता है कि जो पीएफआई का एजेंडा आगे ला सके। जो उसका आउटफिट का सिक्रेटिव हिट स्क्वाड था वो टारगेटेड किलिंग हिंदू एक्टिविस्ट के था, जो ब्लेसफेमी में, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो गुस्ताखियाँ हैं उनके खिलाफ जो गुस्ताखी है उस पर वो नज़र रखते थे, उन पर अटैक करते थे। पीएफआई जो क्लेम करता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कि मुस्लिम, लेकिन वो जो टोटल डिफरेंट स्टोरी है। 26 जुलाई का जो मर्डर था परवीन नेतारू का, वो मर्डर पूरी तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का था, और चूंकि हलाल इकोनॉमी के खिलाफ वो बोलता था, इसीलिए जब वो सेलेक्ट किया गया तो उसको मारा गया, और उसको मारने के तरीके को बिल्कुल आईएसआईएस के स्टाइल से रखा, क्योंकि आतंक को इस्टेब्लिश करना है, उस तरह से इस्टेब्लिश करना है कि ताकि लोगों के अंदर डर हो सके। इसमें पीएफआई और एसडीपीआई के दोनों के मेंबर हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर एसडीपीआई क्यों नहीं बैन हुआ। इसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, क्या उसको सरकार बैन कर सकती है नहीं, इस पर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को शायद लेना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीएफआई का जो सीक्रेट सर्विस टीम है वो हिट स्क्वाड की तरह है। ये जो है मैंने आपको बताया कि सीनियर मेंबर को वो करती है, और साथ ही साथ ये ट्रैक रखती है जो हिंदू लीडर्स हैं अपने इलाके के, उन पर ट्रैक रखती है। सर्विस विंग पीएफआई वाज रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग एक्शन ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट, यानी सर्विस विंग क्या काम करता है, जो हिंदू एक्टिविस्ट है उन पर अटैक करता है। द केस हैज बीन बैंड आउट। चलिए 6 सितंबर की जो रेड थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे एनआईए को, उसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सम इम्प्रोवाइज्ड वेपन, उसमें शार्प एज कंसील्ड चाकू मिले थे, एक जो हंसिया होता वो मिला था, और 12 बोर के कार्टेज मिले थे। 4 जुलाई को एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर तेलंगाना में मिला था, अनदर रिसेंट एग्जाम्पल ट्रू वायलेंट नेचर ऑफ पीएफआई, और एक फिजिकल एजुकेशन यानी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आप सीधे तौर पर कह सकते हैं अब्दुल खादिर, वो ट्रेंड कर चुका है 200 से ज़्यादा पीएफआई कार्डर को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, जिसमें कि उसको नाजुक अंगों पर मारकर बिना किसी हथियार के किस तरह इंसान को मारा जा सकता है। उनमें से ज़्यादातर की तलाश वो कर रही है। उसने 27 लोगों को केस भी रिकॉर्ड किया था। अगर हम इंटरोगेशन की बात करें तो मुस्लिम युवा को वो करते हैं जो पुअर, मतलब जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, उनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वो चुनते हैं। एंटी हिंदुत्व आइडियोलॉजी उनके अंदर इंक्लूड करते हैं यानी भरते हैं, और उसके बाद ये ट्रेनिंग का पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, बिहार में जो 11 जुलाई को रेड हुई थी, वहाँ उस रेड में फिजिकल इंस्ट्रक्टर तो मिला ही था कि किस तरह से, लेकिन एक जो डॉक्यूमेंट मिला जिसने पूरे देश को लगा कि ये आखिर क्या है, जिसमें 2047 के लिए इस पूरे राष्ट्र को एसडीपीआई टूवर्ड्स, इसका बुकलेट थी जो इंडिया 2047 टूवर्ड रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, वो डॉक्यूमेंट जो पूरा ये बताता है कि 2047 में इस देश में शरिया आधारित इस्लाम को रूल करना है। और ट्रेनिंग मेंबर अटैकिंग डिफेंसिव टेक्निक्स, ये सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अपने मेंबरों को एक इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा था जिसको आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स मान सकते हैं, और कानूनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ और मैं आपको केसेस गिनवा देता हूँ जो पीएफआई के हैं। केरला लास्ट ईयर नवंबर 15, 2021 में आरएसएस वर्कर संजीत का मर्डर किया गया था, पीएफआई का कार्डर था। जिन लोगों ने मारा था, तमिलनाडु में पीएफआई कार्डर किल्ड वी रामालिंगम। ये जो दावा एक्टिविटी होती है जब आप किसी दूसरे गैर इस्लामिक आदमी को अपने धर्म में लाने का दावा करते हैं, तो ये उनका विरोध करता था। अदर प्रोमिनेंट केस ऑफ मर्डर ऑफ हिंदू लीडर बाय द कार्डर ऑफ आउटफिट इंक्लूड नंदू, ये केरला का था, 2021 में मारा। अभिमन्यु केरला में 2018 में मारा। बिबिन केरला में 2017 में मारा। शरद कर्नाटक में 2017 में मारा। रुद्रेश
क्या कर्नाटक 2016 में मारा, रुद्रेश का केस बाकायदा इसके डोजियर में शामिल किया गया था, परवीन पुजारी जो कर्नाटक में 2016 में, शशि कुमार तमिलनाडु 2016 में। ये एक्टिविटीज इस तरह की गई थी ताकि टेरर हो सके, मतलब ये कॉमन तौर पर मर्डर नहीं किए गए, इनके लिए उनको बाकायदा मारा गया और ब्रूटली चॉप किए गए हैंड प्रोफेसर टीजे जोसेफ के, जिनको ब्लास्फेमी केस में रखा गया। अगर हम देखें इसमें सब में पीएफआई और एसडीपीआई के लोग शामिल थे ड्यूरिंग द बेंगलुरु को राइट जो हुआ था, अगर आपको याद होगा किस तरह से बेंगलुरु में पुलिस थाने पर हमला किया गया था, किस तरह से एक पोस्ट के शेयर करने पर कांग्रेसी एमएलए के रिलेटिव के उस पर हुआ था, तो वो उसमें चार्जशीट हुई, 47 लोग उसके थे। अच्छा, इसके पास से एक्सप्लोसिव क्या क्या अगर आप गौर करते हैं, जून 2021 में केरला में एक्सप्लोसिव और जिहादी लिटरेचर रिकॉर्ड हुआ, पदम फॉरेस्ट एरिया कोलम डिस्ट्रिक्ट का था, वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग थी, पीएफआई की मिलिट्री ट्रेनिंग साइट थी। 16 फरवरी 2021 को यूपीएसटीएफ ने एक अंसद बदरुद्दीन नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ पीएफआई फिजिकल एजुकेशन को अरेस्ट किया, वो जो एक्सप्लोसिव डिटोनेटर के साथ ले जा रहा था। उसके बाद 13 मार्च को मोहम्मद राशिद अहमद को, ये भी एजुकेशनल मास्टर था महाराष्ट्र का, उसको अरेस्ट किया एसटीएफ ने, और उनकी इंटेरोगेशन में पता चला कि ये जो इसकी अंदर की फंक्शनिंग क्या है, नेफेरियस एक्टिविटी क्या है। केरला पुलिस ने रिकॉर्ड किया अप्रैल 13 को आर्म्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल आर्म्स ट्रेनिंग साइट इन नारथा डिस्ट्रिक्ट कन्नूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है और उसको आप अगर देखेंगे तो आप आराम से टाइप करके देख सकते हैं। केस इन्वेस्टिगेट किया था एनआईए ने, 41 का है। अच्छा, प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ क्या थे, जो पीएफआई पर अगर आप कॉमन आदमी को देखते हैं वो कब आता है, जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए तो पीएफआई ने अपनी ग्राउंड की ताकत को पहली बार देखने के लिए कोशिश की, कई सारे मंच तैयार किए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज जो प्रोटेस्ट था जो 2019 मार्च 2020 में था, 51 केस में थे जिसमें वायलेंट एजिटेशन हुआ, सीए रजिस्टर हुए थे। पीएफआई का जो प्लेटफॉर्म था संविधान सुरक्षा आंदोलन, वो कॉमन प्लेटफॉर्म था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था एंटी सीए प्रोटेस्ट, और ये पीएफआई का था। इसके साथ पीएफआई प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में इस तरह आया कि वो मुसलमानों के बचाव के लिए सबसे ताकतवर, और इसने उसको और फैलने में मदद की। और पीएफआई का इंटरनेशनल रोल क्या है, मतलब पीएफआई सिर्फ यहाँ नहीं था, सबसे बड़े अगर आप देखेंगे पीएफआई जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको काडर मुहैया करा रहा है। ये सबसे खतरनाक बात थी जो जांच एजेंसियों को परेशान कर रही थी लंबे समय से। आईएसआईएस के वो लोग आपको याद होंगे जो 21 लोग हिंदुस्तान से छोड़कर सीरिया लड़ने जा रहे थे, वो केरल की वेल ऑफ फैमिलीज थे। आखिर ऐसा क्या था, जब जांच की गई तो पता चला कि काडर्स जो है पीएफआई के इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो AQIS यानी अलकायदा जो इस कॉन्टिनेंट में खुरासान प्रोविंस में उसके लिए जो तैयार किया गया है, AQIS यानी अलकायदा का एक वो डिवीज़न उसके लिए, और ISIS के लिए जो सीरियन लेवेंट में जो काम कर रहा था उनको, ये तमाम लोगों को ट्रेंड शुदा काडर मुहैया कर रहा है। ये लोग जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये उसमें जा सकते थे, लेकिन उसमें क्या था कि सबसे पहले सम एक्टिविटी ऑफ पीएफआई केरला हैड ज्वाइंट ISS, मैंने आपको बताया ISS, लेकिन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ पीएफआई के रिंग बहुत साफ दिखाई दिए। मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत प्रभावित है। जिन लोगों को जो इस्लामिक टेररिज्म की हिस्ट्री मालूम है वो जानते हैं कि मिस्र का जो मूवमेंट है इस्लामिक ब्रदरहुड, वो पूरी दुनिया में जो तमाम आतंकी संगठन है उनके लिए विचार पैदा करता है, वैचारिक तौर पर वो उनका संबल होता है। उसमें पीएफआई 30 अगस्त को सॉलिडरिटी डे के तौर पर वैन मुस्लिम ब्रदरहुड गवर्नमेंट लेड बाई मोहम्मद मोर्सी को हटाया गया था, जब ये 2013 में इजिप्ट में सरकार बन गई थी मुस्लिम ब्रदरहुड की, तो उस दिन को ये अपनी सॉलिडरिटी के तौर पर मानता है। और अनीस अहमद ने जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं उसने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि एक वो उनके ट्वीट हैं जो उस बात को तारीफ करते हैं। इसके अलावा जो 21 मैंने आपको बताया 21 लोगों के लिंक मिले जो उन्होंने ISIS ज्वाइन किया वो पीएफआई के थे। AQIS ट्रेनिंग वीडियो मिले जो 2010 में जब पीएफआई का ऑर्डर पकड़ा गया था, जो एक्यूज थे टीजे जोसेफ केस में। पीएफआई का जो पैन इस्लामिक लिंक है वो टर्की बेस्ड फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम एंड ह्यूमनिटेरियन रिलीफ IHH और अलकायदा लिंक टर्किश चैरिटी एंड एफिलिएटेड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ टर्की। इनके टॉप लीडर्स टर्की गए थे 2018 और 19 में अटेंड करने प्रोग्राम फिलिस्तीन के साथ था। 2020 में पीएफआई ने एक बाकायदा प्रोग्राम ऑनलाइन जो ऑर्गेनाइज किया था अपने काडर के लिए, मॉडर्न तुर्की रिटर्न ऑफ इस्लाम।
उन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन की इसलिए प्रशंसा की गई उसमें क्योंकि ब्रिंगिंग ट्रू इस्लामिक रूल टू टर्की में वो इस्लामिक रूल लेके आए। इस्लामिक रेडिकलाइज इंटरनेशनल कई ऐसे संगठन हैं जो अब पीएफआई की तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि ये इस्लामिक उनके लिए न केवल काडर उपलब्ध करेगा, अच्छा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का ये कोशिश करता है कि ये दिखा सके कि भाई जो ये इसकी डूबियस फंडिंग जो आपने देखा हो ईडी इस केस में कैसे घुसती है, या इनको सीबीडीटी ने जब इसकी जांच की थी इसकी ज़कात के और उसके, तो पता चला था कि इसके जो 85 अकाउंट देखे गए जो बाहर के, उसमें से 36 ऐसे अकाउंट थे जो कि जिन लोगों ने उसमें पैसा दिया था उतनी उनकी हैसियत नहीं थी, यानी उनके अकाउंट को अगर गौर किया जाता तो वो पैसा साफ तौर पर पता चल रहा था कि बाहर से आया हुआ था और ये बाकायदा इन्होंने तय किया हुआ था कि किस तरह से, इसीलिए इनको कैंसिल कर दिया गया था पीएफआई के लिए जो रजिस्ट्रेशन था 30 मार्च 2021 को। ईडी ने रेडिड की सेवरल ऑफिस प्रमाइसिस पे और 2020-2021 में, और पता चला कि ये किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ज़कात के सहारे। और मनी लॉन्ड्रिंग में इनके दो बड़ी चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है अबू धाबी का, और दूसरा मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट जो केरला का है। इन सब के साथ उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपया जो है इसमें लाख्स ऑफ अनअकाउंटेड कैश को बेनामी शेयर होल्डर्स के साथ किया जो यूएई में रहते थे। उनका हिसाब से बाद में इन्हीं शेयर्स को पीएफआई लीडर को ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस तरह से इलीगल मनी आ गई। अंसद बदरुद्दीन जो मैंने आपको बताया यूपी एटीएस ने पकड़ा था, फंड जो 3 लाख से ज़्यादा का फंड उसको पीएफआई ने दिया था क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो बैंक अकाउंट में ड्यूज है, ज़कात को जो है ये ज़कात की मनी को इस्तेमाल करता है जो इसके अपने लोग हैं। शाहीन बाग में पता चला कि अनअकाउंटेड मनी रखी है करोड़ों रुपए की। ये जब पूछताछ हुई थी दिल्ली दंगों के दौरान तब ये पता चला था। और इंडियन मुस्लिम्स जो रमज़ान में पैसा देते हैं उसको ये कलेक्ट करते हैं, ज़कात मनी को हर साल इकट्ठा किया जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इनके फुटप्रिंट मिले एजेंसीज़ को। द इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम और इंडिया सोशल फोरम पीएफआई की ओवरसीज फ्रंट्स हैं जो पॉलिटिकली इंगेज हैं एक्सपर्टाइज मुस्लिम्स टू कन्फॉर देयर आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइज फंड फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ पीएफआई इन इंडिया। इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हैं मनी भेजते हैं पीएफआई को विदाउट लेनी एक भी कोई ट्रेस छोड़े बिना। जनरली ये कलेक्ट किया जाता है कैश में और हवाला के जरिए हिंदुस्तान भेज दिया जाता है या कैमोफ्लेज किया जाता है एज ए रेमिटेंस। ये पूरा है आईएफएफ एज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट ऑफ द रेजिंग फंड फ्रॉम इंडियन मुस्लिम और इन गल्फ में। और ये दरअसल हुबली में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मौलाना मोहम्मद रहमानी वाज आस्क्ड क्या पॉपुलर फ्रंट वर्किंग ऑन द पाथ ऑफ सहाबा कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। मौलाना रहमानी प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बताना चाह रहे थे लेकिन उनको बताया गया। ये बताता है कि किस तरह से इस्लाम का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया गया और ये बया सिस्टम जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई मिसयूज़ करता है कि पीएफआई क्या करता है, बया मांगता है, यानी जिसको बायत कहते हैं इस्लामिक सिस्टम में, वो मुस्लिम से बट दे डो नॉट फॉल इन, जबकि वो न कोई स्कॉलर हैं और ना ही पीपल वर्च्यू ऑफ गिविंग बया। तो इसीलिए इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ रिजल्ट ऑफ पीएफआई के जो आपने देखा होगा पीएफआई किस तरह बच्चों के दिमाग तक में भर रहा। आपको याद होगा अलापूजा की वो रैली जिसमें एक 10 साल का बच्चा उस रैली में अलापूजा डिस्ट्रिक्ट में केरला में जो मई 21 में हुई थी स्लोगन लगा रहा था, हिंदू और क्रिश्चियन विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे फेल टू लिव डिसेंटली इन केरला। और केरला हाई कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया था केरला गवर्नमेंट को कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से पीएफआई एक ऐसे आतंकी संगठन में तब्दील हो चुका था जो हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था को हिला कर रख सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पीएफआई को नहीं मालूम था कि उस पर रेड होंगी, उस पर सर्चेज होंगे और उस पर बैन लग सकता है? जिस तरह से सिमी के काडर ने अपने आप को पीएफआई में कन्वर्ट किया था, अभी भी हो सकता है एजेंसीज एक ब्रेव फ्रंट की तरह बात करें, लेकिन राजनीतिक जो एक दूसरे पर स्कोर करने की परंपरा है हिंदुस्तान में और वो राष्ट्रीय उद्देश्य से कहीं और रह जाते हैं, उस तरह की चीज़ से मुझे लगता है कि इस बार फिर पीएफआई किसी नए रूप में आपके सामने आ सकता है। पीएफआई को आप चूंकि पीएफआई ने जितना बड़ा बेस तैयार किया हुआ है और इंडियन एजेंसीज उस बेस को भेद पाने में नाकाम दिखती है, क्योंकि अभी जो अरेस्ट है वो उसके मुकाबले बहुत कम है जितने लोगों ने संख्या में हिस्सा लिया था। अगर आप उस पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में वो लोग पहुंचे थे। देश के लगभग 17 राज्यों में जिस तरह की स्ट्रॉन्ग बैकिंग पीएफआई को मिल रही है, तो नहीं लगता
कि उसको आप आसानी से काट सकेंगे। उनके पास एक काडर है, उनके पास एक बेस है जिसको वो बहुत आसानी से किसी दूसरे संगठन में तब्दील कर सकते हैं। जांच एजेंसियों और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आखिर उस पीएफआई के नए चेहरे को कैसे पहचानें, क्योंकि पीएफआई के वो लोग जिन्होंने इन हज़ारों लाखों लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया है, रेडिकलाइज किया है, उनका डिरेडिकलाइजेशन का आपके पास प्रोग्राम क्या है, ये सब सवाल हैं जो सरकार को जवाब देने होंगे। क्योंकि सरकार लगातार इतने सालों से हो सकता है कि कानूनी उसको पूरा कर रही हो, कानूनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इतने सालों से टर्रिज्म को स्टडी करने के बाद कि सरकार से देर हो गई। सरकार अभी भी उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हिलाने में लगता है कि जैसे अभी नाकामी हो। ये अलग बात है कि आपने उनका इकोनॉमिक बेस काट दिया है, जिसके चलते संगठन को एक परेशानियां खड़ी होंगी, लेकिन जिस आइडियोलॉजी को लेकर पीएफआई आगे बढ़ रहा है सरकार को सीधे उससे टकराना होगा। लिहाजा हम लोगों ने सिमी के बाद आया है, सिमी से पहले अगर आपको याद होगा अब्दुल करीम टुंडा ट्रांजिस्टर्स बम्स के विस्फोट दिल्ली में और आसपास के इलाकों में हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने हुजी का नाम सुना, उसके बाद लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और फिर आईएम सिमी का निकले हुए लोग थे। लेकिन अब तमाम लोगों की निगाह ये है कि, और उम्मीद भी यही है कि इस बार जांच एजेंसियां इस पर इस तरह से शिकंजा कस सकें कि आगे किसी भी बदलाव से हम लोग इस संगठन के आतंकी उनसे बच सकें। तो ये था पीएफआई पर हमारा पूरी जानकारी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार।